हेलो व्हाट्सअप गाइस। तो इस टॉपिक में हम लोग पढ़ेंगे प्रिंसिपल्स ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। तो प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम ये बताता है कि अगर कोई भी एक्सटर्नल फोर्स एक सिस्टम ऑफ बॉडीज़ पे या एक पर्टिकुलर बॉडी पे नहीं लग रहा है तो जो टोटल लीनियर मोमेंटम होगा उस सिस्टम का वो कांस्टेंट रहेगा। ठीक है। या अगर प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम को हम लोग दूसरी तरीके से समझें तो जो लीनियर मोमेंटम है वो डिस्ट्रॉय नहीं होता है, वो ट्रांसफ़र हो जाता है एक बॉडी से दूसरे बॉडी पे। तो उसे ही यहाँ पे बताया जा रहा है कि एज अ कॉन्सिक्वेंस जो टोटल मोमेंटम है बॉडीज़ का बिफोर एंड आफ्टर कॉलिशन रिमेंस द सेम। ये इट इज़ प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। जो ये लीनियर मोमेंटम है यहाँ पे एज एन एनर्जी के रूप में काम कर रहा है। एनर्जी कैन ऑल्सो नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। सिमिलरली लीनियर मोमेंटम कैन ऑल्सो नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। तो वो क्या होता है, कंजर्व्ड हो जाता है। ठीक है। तो जो टोटल लीनियर मोमेंटम होता है एक सिस्टम ऑफ बॉडीज़ का, एक बॉडी का नहीं, पर्टिकुलर बॉडी का नहीं, एक सिस्टम को कंसिडर करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम लोग दो बॉल को एक दूसरे से टकरा रहे हैं तो ये दोनों बॉल्स का हम लोग जो मोमेंटम है उसको कंसिडर करेंगे। और वो मोमेंटम अगर दोनों बॉल एक दूसरे से टकरा रहा है तो टकराने से पहले का मोमेंटम और टकराने से बाद का मोमेंटम वो दोनों सेम रहेगा। और इसी प्रिंसिपल पे क्या वर्क करता है, लीनियर मोमेंटम पे क्या वर्क करता है, रॉकेट्स। तो रॉकेट्स क्या करता है, पुश करता है, अपने जो एग्जॉस्ट होता है वो गैसेस बाहर निकलता है और उसी का रिफ्लेक्शन से रॉकेट ऊपर की तरफ प्रोपेल होता है। यही है कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। और ये लीनियर न्यूटन्स का थर्ड लॉ, दैट इज़ टू एवरी एक्शन देयर इज़ एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, उसको भी फॉलो करता है। नेक्स्ट आता है इम्पल्स। इम्पल्स क्या है, अगर कोई फोर्स बहुत ही शॉर्ट टाइम के लिए एक्ट कर रहा है, बहुत ज़्यादा फोर्स बहुत ही शॉर्ट टाइम के लिए एक्ट कर रहा है, उसको क्या बोल रहे हैं, इम्पल्स। होता है ना इसे इम्पल्सिव रिएक्शन किसी चीज़ का। तो बोलते हैं हिज टेम्परामेंट इज़ वेरी इम्पल्सिव, यानी कि वो या ही वर्क्स अपॉन हिज इम्पल्सेस। तो उसका टेम्परामेंट अचानक से उसका टेम्पर काफ़ी ज़्यादा हाई हो जाता है, टेम्पर काफ़ी ज़्यादा लो आता है। तो ऐसे चीज़ों को हम लोग इम्पल्स करते हैं। तो इम्पल्स मतलब शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम, कम टाइम के लिए और बहुत ज़्यादा मैग्नीट्यूड में कोई चीज़ लग रहा है। यहाँ पे फिज़िक्स में फोर्स लगेगा। तो वही बोल रहा है कि व्हेन अ लार्ज फोर्स एक्ट्स ऑन अ बॉडी फॉर वेरी स्मॉल टाइम द फोर्स इज कॉल्ड इम्पल्सिव फोर्स। इम्पल्स इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड टाइम। तो ज़्यादा फोर्स है कम टाइम पे, इसी कारण क्या होगा, इम्पल्स विल बी ग्रेटर एंड ऑब्वियसली इट विल कॉज अ चेंज इन मोमेंटम। तो ये तो हो गया इम्पल्स। अब है इम्पल्स, क्योंकि इम्पल्स है क्या, इम्पल्स डेरिवेटिव है फोर्स का, फोर्स मल्टीप्लाइड बाय टाइम। फोर्स क्या है, आपका वेक्टर क्वांटिटी है, तो इम्पल्स भी क्या हो जाएगा, वेक्टर क्वांटिटी हो जाएगा। ठीक है। और ये एक्ट करेगा डायरेक्शन ऑफ फोर्स में। इसका ऐसा यूनिट भी रहेगा, न्यूटन। फोर्स का न्यूटन हो गया और सेकंड का एस हो गया, तो न्यूटन सेकंड हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं फ्रिक्शन पे। तो फ्रिक्शन क्या है, तो फ्रिक्शन क्या होता है, एक ऐसा फोर्स जो कि बॉडी के मूवमेंट को अपोज करता है। ठीक है। यानी कि बॉडी का जब मूव करने लगता है तो उस पर एक फोर्स एक्ट करता है जो कि उसके डायरेक्शन ऑफ मोशन के, उस बॉडी के डायरेक्शन ऑफ मोशन के अगेंस्ट रहता है। उसे ही हम लोग फ्रिक्शन कहते हैं सिंपली। ये दो तरह का होता है, स्टैटिक फ्रिक्शन। स्टैटिक फ्रिक्शन हो गया अगर कोई बॉडी रेस्ट पे रखा हुआ है तो उस पर लगने वाला फ्रिक्शन क्या है, स्टैटिक फ्रिक्शन। अब एक बहुत ही लार्ज बैग है या एक बहुत ही बड़ा स्टोन है, ठीक है, मान लीजिए उसका 100 kg वज़न है, तो उसको हम लोग हिलाएंगे तो वो हिलेगा नहीं। तो क्या उस पर फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एक्ट कर रहा है, हाँ बिल्कुल एक्ट कर रहा है। तो कितना एक्ट कर रहा है, जितना हम लोग फोर्स उसमें लगा रहे हैं उतना ही फोर्स ऑफ फ्रिक्शन भी उस पर एक्ट कर रहा है। तो लेकिन फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, ये जो स्टैटिक फ्रिक्शन है, ये मैक्सिमम कब होता है, जैसे ही बॉडी मूव करने वाला होता है उसी पॉइंट पे जो मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स उस पर लग रहा है वो क्या होता है, मैक्सिमम हो जाता है। और उसके बाद फ्रिक्शन फोर्स क्या चीज़ में कन्वर्ट होता है, वो हो जाता है काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स में। यानी काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स क्या हो गया, जो फोर्स एक बॉडी पे लग रहा है
जबकि वो मोशन में है। और ये हमेशा कब लगेगा? जब बॉडी कंटिन्यू कर रहा है मोशन में, यानी कि एक तरह का ये डायनेमिक मोशन है, डायनेमिक फ्रिक्शन फोर्स है ये। तो काइनेटिक फ्रिक्शन क्या हो गया? जब बॉडी मोशन में है तभी उस पर लगेगा, और ये स्टैटिक फ्रिक्शन से कम रहेगा, और ये तभी तक ऑपरेट करेगा जब तक कि बॉडी मोशन में है। ठीक है। तो अब है कि भाई अगर हम लोग को थोड़ा कंपैरिजन करना पड़े तो स्टैटिक फ्रिक्शन क्या होता है? इंक्रीज़ करते आता है, और जैसे ही बॉडी मूव करने वाला होता है तो उस पॉइंट पे स्टैटिक फ्रिक्शन मैक्सिमम होता है, उसके बाद वो कम होने लगता है। तो इससे तो ये पता चल गया कि बॉडी मूव कर गया तो उसमें कौन सा फ्रिक्शनल फोर्स लगेगा? काइनेटिक फ्रिक्शन लगेगा। यानी कि काइनेटिक फ्रिक्शन जो होगा स्टैटिक फ्रिक्शन से हमेशा कम रहेगा। ठीक है, पहला बात। दूसरा बात है कि काइनेटिक फ्रिक्शन जो होगा इंडिपेंडेंट होता है रिलेटिव स्पीड से। ये ऐसा नहीं कि स्पीड को हम बढ़ा दिए तो काइनेटिक फ्रिक्शन कम लग रहा है, या स्पीड को हम कम कर दिए तो काइनेटिक फ्रिक्शन ज़्यादा लग रहा है। नहीं, काइनेटिक फ्रिक्शन स्पीड्स का इंडिपेंडेंट होता है। और फ्रिक्शन क्या चीज़ पे डिपेंड करता है? फ्रिक्शन डिपेंड करता है नेचर क्या है कॉन्टैक्ट सरफेस का। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर जो सरफेस एरिया है वो ज़्यादा है इन कॉन्टैक्ट में तो उस पर फ्रिक्शन ज़्यादा लगेगा। ठीक है। और अगर सरफेस एरिया कम है तो उस पर कम फ्रिक्शनल फोर्स लगेगा। तो ये चीज़ है। तो उसे ही बताया रहा है कि ड्यू टू रफनेस द फ्रिक्शन इंक्रीजेस। फिर है फ्रिक्शन इंडिपेंडेंट होता है मैक्रोस्कोपिक एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट का। तो मैक्रोस्कोपिक एरिया क्या हो गया? एक बहुत, अगर हम एक छोटा सा पेपर ला करके रखें और या एक हम बड़ा सा वुडन ब्लॉक ला करके रखें, वो दोनों पे लगने वाला फ्रिक्शन फोर्स क्या होगा? सेम ही रहेगा। यानी कि वो मैक्रोस्कोपिक एरिया बड़े वाले इस पे एरिया पे नहीं डिपेंड कर रहा है। फिर है फ्रिक्शन इज़ प्रोपोर्शनल टू नॉर्मल रिएक्शन। और नॉर्मल रिएक्शन क्या होता है? अगर बॉडी रखा हुआ है तो एक तो वेट उसका नीचे में एक्ट करेगा टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ अर्थ, और एक होता है नॉर्मल रिएक्शन जो कि इसको कॉन्ट्रैक्ट करता है। ये एक स्यूडो फोर्स है, हम लोग एज्यूम करते हैं, और ये अपवर्ड्स की तरफ एक्ट करता है। तो इसे ही हम लोग नॉर्मल रिएक्शन करते हैं, और ये फ्रिक्शन फोर्स जो होता है हमेशा नॉर्मल रिएक्शन के प्रोपोर्शनल होगा। रोलिंग फ्रिक्शन क्या होता है? रोलिंग फ्रिक्शन भी तभी लगेगा जब बॉडी एक दूसरे बॉडी पे रोल कर रहा है, और ये रोलिंग फ्रिक्शन इवन स्मॉलर होता है काइनेटिक फ्रिक्शन से। ऑब्वियसली आप कॉमन डे टू डे एग्जांपल में भी लीजिए, तो अगर एक वुडन ब्लॉक है 10 kg का, उसको अगर आप ढकेलिएगा तो एक जगह से दूसरी जगह ढकेलने में उसमें ज़्यादा फोर्स लगेगा। और अगर वही 10 kg वुडन ब्लॉक को हम एक सिलेंडर के रूप में बना देते हैं या एक सर्कुलर बॉल के रूप में बना देते हैं, तो उसको एक जगह से दूसरे जगह ढकेल के ले आना बहुत ही आसान होता है। तो इसी कारण क्या हो गया? रोलिंग फ्रिक्शन काइनेटिक फ्रिक्शन से भी कम होगा। ओके, अब आते हैं हम लोग सेंट्रीपिटल फोर्स को। सेंट्रीपिटल फोर्स क्या हो गया? तो एक होता है सेंट्रीपिटल फोर्स और एक होता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो सेंट्रीपिटल फोर्स के बारे में बोल रहा है कि जब एक बॉडी सर्कुलर पाथ में ट्रैवल करता है तो उसका वेलोसिटी चेंज करते रहता है कंटिन्यूसली। अब देखो यहाँ पे जो बात है वेलोसिटी चेंज कर रहा है, यानी कि उसका आइदर उसका क्या होगा, मतलब वेलोसिटी चेंज कर रहा है, उसका स्पीड नहीं चेंज कर रहा है। हो सकता है कि एक बॉडी सर्कुलर मोशन में ट्रैवल कर रहा है लेकिन उसका स्पीड कांस्टेंट है, लेकिन वेलोसिटी चेंज कर जा रहा है। कैसे? क्योंकि उसका डायरेक्शन हर पॉइंट ऑफ इंस्टेंट ऑफ टाइम, एट एवरी इंस्टेंट ऑफ टाइम उसका क्या हो रहा है? उसका जो डायरेक्शन है मोशन का वो चेंज करते जा रहा है। ठीक है। तो अब है कि अगर एक बॉडी को एक सर्कुलर मोशन में हमको रखना है तो हमको उस पर एक एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करना पड़ता है उस बॉडी पे, जो कि हमेशा उस बॉडी को टुवर्ड्स द सेंटर यानी कि सेंटर की तरफ खींच करके रखे। इसी फोर्स को हम लोग सेंट्रीपिटल फोर्स करते हैं, और इसका इक्वेशन है F बराबर mv²/r। यहाँ पे m मास हो गया, v² वेलोसिटी हो गया, और अपन r रेडियस हो गया। तो इमेजिन कर सकते हैं हम लोग एक स्टोन को एक रस्सी में बांध करके उसे हम लोग घुमाते हैं अपने हाथों से पकड़ करके, और जब तक हम लोग उस रस्सी को पकड़े हुए हैं तब तक वो स्टोन मूव करेगा। जैसे ही रस्सी छोड़ेंगे वो स्टोन जा करके कहीं दूर फेंका जाता है। तो यहाँ पे हम लोग का
जो पकड़े हुए हैं उस रस्सी को, यहाँ पे सेंट्रीपिटल फोर्स यही प्रोवाइड कर रहा है, और इसी कारण वो स्टोन उस रस्सी से बंधा हुआ है और वो एक सर्कल में मूव कर रहा है। इसी यही है क्या, ये एक एक्सटर्नल फोर्स है। तो ये हो गया, और ये एक्ट करता है, सेंट्रीपिटल फोर्स क्या हो गया, टुवर्ड्स द सेंटर। और इसको काउंटरएक्ट कौन करता है, काउंटरएक्ट सेंट्रल, हर एक फोर्स को याद रखो कि अगर कोई भी बॉडी है इक्विलिब्रियम में या बॉडी पे, तो उस पर दो फोर्स लगेगा। अगर सेंट्रीपिटल फोर्स टुवर्ड्स द सेंटर लग रहा है तो सेंटर के बाहर भी एक फोर्स हमेशा लगेगा, ठीक है। तो उसको हम लोग बोलते हैं क्या है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या हो गया, बॉडी के बाहर साइड में लगेगा। और यहाँ पे है डेफिनेशन, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ये बॉडी के बाहर की तरफ लगेगा। ये एक स्यूडो फोर्स होता है। स्यूडो मतलब क्या हो गया, इमेजिनरी फोर्स हो गया, क्योंकि हमको न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन को अप्लाई करना है। तो टू एवरी एक्शन देर इज़ एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, जो थर्ड है इसका लॉ। तो इसी को सेंट्रीपिटल फोर्स टुवर्ड्स द सेंटर लगता है, तो अवे फ्रॉम द सेंटर सेंट्रीफ्यूगल फोर्सेस हो गया। इसको हम लोग इनर्शियल फोर्स भी कहते हैं। और ये इक्वल होता है ना, अपोजिट होता है किसके, तो सेंट्रीपिटल फोर्स का, ठीक है। अब आते हैं हम लोग सेंट्रीपिटल फोर्स यानी कि टुवर्ड्स द सेंटर जो फोर्स लग रहा था उसका एग्जांपल्स पे। तो एक मैंने बता दिया कि अगर आप स्टोन को एक स्ट्रिंग में घुमा करके रखते हैं तो उस पर सेंट्रीपिटल फोर्स लग रहा है। और ये सेंट्रीपिटल फोर्स कौन प्रोवाइड कर रहा है, तो जो टेंशन है, जो टेंशन लग रहा है उस स्ट्रिंग का, यानी कि जो खिंचावट आ रही है उस स्ट्रिंग का, उसके कारण हो रहा है। अब ये जो मोशन है प्लैनेट्स का अराउंड द सन, वहाँ पे भी सेंट्रीपिटल फोर्स लग रहा है। तो वहाँ पे कौन सा स्ट्रिंग है भैया, तो वहाँ पे जो सन का ग्रेविटेशनल पुल है या अट्रैक्शन है, वही आपका एक्ट कर रहा है एज अ टेंशन और सेंट्रीपिटल फोर्स। तो ये चीज़ है। अगर हम लोग माइक्रोस्कोपिक बात करें तो जो मोशन होता है इलेक्ट्रॉन्स का अराउंड द न्यूक्लियस, वो भी एक सेंट्रीपिटल फोर्स उसे भी चाहिए, ठीक है। तो वो कहाँ से आ रहा है, उसे सप्लाई करता है इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन, जो कि प्रोटॉन है। प्रोटॉन क्या करेगा, प्रोटॉन पॉजिटिवली चार्ज होता है और वो इलेक्ट्रॉन्स को टुवर्ड्स द सेंटर खींचता है। तो ऐसे हो गया। और भी एग्जांपल्स हैं इसमें। फॉर एग्जांपल जैसे कि साइकिलिस्ट मूव कर रहा है कर्व्ड पाथ पे, और कर्व्ड पाथ टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द पाथ। तो जो ये यहाँ पे काफ़ी ये दिया हुआ है, बोल रहा है कि साइकिलिस्ट negotiating a curved path bends towards the center of the path so that the horizontal component of the normal reaction on the cyclist by the ground should supply the required centripetal force। देखो ये है कुछ नहीं, इसमें है क्या कि एक जब पाथ होता है और पाथ अगर सर्कुलर है तो वहाँ पे साइकिलिस्ट कोई भी साइकिल में अगर चला रहा है या बाईसाइकिल या मोटरसाइकिल, वो हल्का सा क्या होगा, जिस तरफ बेंड किया हुआ है यानी टुवर्ड्स द सेंटर, हल्का सा वो अपना सेंटर ऑफ ग्रेविटी को इंक्लाइन करता है, हल्का सा उधर मूव करता है, बस यही है और कुछ नहीं है। फिर ड्यू टू द रीज़न द आउटर एज ऑफ द कर्व्ड पाथ इज रेज्ड, दिस इज कॉल्ड बैंकिंग ऑफ रोड्स। बैंकिंग ऑफ रोड्स में क्या होता है ना कि जब रोड्स होता है तो उसका जो आउटर सरफेस होता है वो थोड़ा सा डिस्टेंस में ऊपर में रहता है अगर इनर सरफेस से रखे, ताकि जो साइकिल्स वगैरह मूव कर रहा है तो उसको एक एडिशनल फोर्स मिल सके, एडिशनल कंपोनेंट, ताकि वो ईजिली कर्व में जा सके। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का एग्जांपल अगर हम लोग दें, अब आते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को मैंने एक्सप्लेन कर दिया था, ये है क्या, तो जो ड्रायर वर्क्स ऑन अ प्रिंसिपल ऑफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो क्रीम जो सेपरेशन होता है उसमें जो क्रीम कैसे निकलता है, तो वो सेंट्रीफ्यूगल ड्रायर होता है यहाँ पे, ठीक है। तो क्रीम को बाहर की तरफ निकाल देता है, क्योंकि बाहर की तरफ ये फोर्स लग रहा है तो क्रीम बाहर, ये डिफरेंस ऑफ डेंसिटीज़ पे होता है मेनली, उसी वजह से बाहर निकलता है। फिर है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स शुड नॉट बी कन्फ्यूज्ड एज द रिएक्शन ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स बिकॉज फोर्सेस ऑफ एक्शन रिएक्शन एक्ट ऑफ डिफरेंट बॉडीज़। अब बोल रहा है कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को कंफ्यूज नहीं करना चाहिए एज द रिएक्शन टू सेंट्रीपिटल फोर्स, क्योंकि जो फोर्स होता है एक्शन और रिएक्शन, ये दोनों एक्ट करेगा डिफरेंट बॉडीज़ पे। तो याद रखना है कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या नहीं है, ये रिएक्शन नहीं है सेंट्रीपिटल फोर्स का। जैसे कि अगर बॉडी रखा हुआ उसका वेट है कुछ नीचे,
mg अगर एक्ट कर रहा है बॉडी पे, नीचे मास m है, g ग्रेविटी है, उस पर n हम लोग लगा देते हैं ऊपर की तरफ, तो n बराबर क्या होता है mg, वो रिएक्शन हो गया। लेकिन सेंट्रीफ्यूगल फोर्स सेंट्रीपिटल फोर्स का रिएक्शन नहीं है, क्योंकि ये दोनों जो फोर्सेस ऑफ एक्शन एंड रिएक्शन, क्योंकि क्या बात है, क्योंकि जो फोर्सेस होता है एक्शन और रिएक्शन का, ये अलग अलग बॉडीज़ पे वर्क करता है। ठीक है, सिंपल सा बात। यानी कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या नहीं है, वो कंफ्यूज नहीं करना चाहिए एज रिएक्शन किसका, तो सेंट्रीपिटल फोर्स का। क्यों? क्योंकि जो फोर्सेस है एक्शन और रिएक्शन का, ये एक्ट करता है डिफरेंट बॉडीज़ पे। अब आते हैं मोमेंट ऑफ फोर्स। देखो मोमेंट ऑफ फोर्स कुछ नहीं है, अब खड़े हो जाओ और एक अभी जा कर के अपना जो डोर है, कोई भी डोर, उसको उसका हैंडल पकड़ के खींचो अपने तरफ, कर्व हो करके वो आएगा। अब उसी डोर को क्या करो कि जहाँ से वो अटैच्ड है दीवार से, वहाँ से उसको मूव कराने की कोशिश करो, तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा फोर्स लगेगा। और धीरे धीरे जैसे उस अटैच्ड पार्ट से थोड़ा दूर आते जाओगे हैंडल की तरफ में, तो कम फोर्स लगते रहेगा। क्यों? क्योंकि जो मोमेंट ऑफ फोर्स है यहाँ पे लग रहा है, जो फोर्स, वो क्या हो रहा है, फोर्स इनटू मोमेंट आर्म। और यहाँ पे फोर्स तो तुम जो अप्लाई कर रहे हो वो फोर्स हो गया, मोमेंट आर्म हो गया डिस्टेंस सेंटर से। ठीक है, यानी कि डिस्टेंस उसका एक्सिस ऑफ रोटेशन से। तो यही होता है, इसी को क्या बोलते हैं, मोमेंट ऑफ फोर्स। और ये क्या बराबर होता है, कितना डिस्टेंस है उसके एक्सिस ऑफ रोटेशन से और कितना फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। यानी कि जितना हम एक्सिस के रोटेशन ऑफ के करीब जाएंगे, ठीक है, यहाँ डोर के केस में वो जिस पॉइंट पे कब्जा जिसको बोलते हैं, जिससे वो अटैच्ड है, वो जिससे अटैच्ड है, तो उतना वो नज़दीक हो गया और वहाँ पे ज़्यादा फोर्स लगा, जितना अवे आएंगे उतना दूर हो गया। ये है मोमेंट ऑफ फोर्स। अब चूँकि फोर्स है और डिस्टेंस है, तो फोर्स हो गया वेक्टर क्वांटिटी, ये भी वेक्टर क्वांटिटी हो जाएगा। ठीक है, इसका ऐसा यूनिट क्या है, न्यूटन मीटर हो जाएगा। अब आते हैं भैया सेंटर ऑफ ग्रेविटी पे। तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी तो कुछ होता ही नहीं है। अरे कोई भी ऑब्जेक्ट का, ठीक है, अगर वो कोई भी ऑब्जेक्ट अगर है तो उसका वेट किसी एक पॉइंट पे लग रहा है, ठीक है, तो उस बिंदु को हम लोग क्या कहते हैं, सेंटर ऑफ ग्रेविटी बोलते हैं। तो सारा का सारा वेट उसका उसी पॉइंट पे समा जाता है, बस यही समझना है। चाहे वो एक पहाड़ हो, चाहे वो एक छोटा सा बॉल हो, चाहे वो पनीर टिक्का हो, चाहे वो चिकन टिक्का हो, उसका वेट एक छोटा सा पॉइंट पे समा जाता है। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं सेंटर ऑफ ग्रेविटी। तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ अ बॉडी डज नॉट चेंज विद द चेंज इन ओरिएंटेशन ऑफ बॉडी इन स्पेस। अब बॉडी को किधर भी घुमा दो, है ना, चिकन टिक्का को या पनीर टिक्का को किधर भी घुमा दो, टेस्ट तो उसका थोड़ी चेंज होगा। वैसे ही सेंटर ऑफ ग्रेविटी रहता है, वो भी फिक्स्ड रहता है बॉडी का। द वेट ऑफ अ बॉडी एक्ट्स थ्रू सेंटर ऑफ ग्रेविटी इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन। ये याद रखना कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी हमेशा डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट करेगा। किस तरफ एक्ट करेगा, टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ। यह है सेंटर ऑफ ग्रेविटी। So hence a body can be brought to equilibrium by applying a force equal to its weight in the vertically upward direction through center of gravity। तो ये इक्विलिब्रियम कॉन्सेप्ट अभी समझाएंगे, उसके बाद बताएंगे कि ये इस लाइन में क्या बोला गया है। देखो इक्विलिब्रियम क्या होता है, इक्विलिब्रियम होता है कि अगर जो रिजल्टेंट फोर्स है, सारा फोर्सेस, अगर एक बॉडी पे 3-4 फोर्स लग रहा है और सारा फोर्सेस का लगने के बाद जो रिजल्टेंट आ रहा है वो ज़ीरो आ जा रहा है, तो उस बॉडी को क्या बोलें कि वो स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम में है। अब स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम में बॉडी दो केस में हो सकता है। दो केस में कब, जब वो रेस्ट पे है, ठीक है, तब भी उस पर सारा फोर्सेस जो लग रहा है वो ज़ीरो है। और दूसरा कब हो सकता है, जब बॉडी यूनिफॉर्म मोशन में है। यूनिफॉर्म मोशन यानी कि एक्सेलरेशन नहीं कर रहा है। याद रखो फोर्स बराबर क्या होता है, m इंटू ए, मास इंटू एक्सेलरेशन। यानी कि बॉडी अगर मूव कर रहा है तो उसमें क्या होगा, बॉडी अगर यूनिफॉर्म मोशन में नहीं है तो कुछ एक्सेलरेट कर रहा होगा। तो एक्सेलरेशन अगर आता है बॉडी में तो वो इक्विलिब्रियम में नहीं है। यानी कि इक्विलिब्रियम में होने के लिए क्या होना चाहिए, बॉडी का यूनिफॉर्म मोशन होना चाहिए और एक्सेलरेशन बराबर 0 होना चाहिए। ठीक है भैया, तो ऐसा है। तो बॉडी इक्विलिब्रियम में कब होगा, जब आइदर वो रेस्ट पे होता है या वो यूनिफॉर्म में हो जाता है। अगर वो रेस्ट में है तो इक्विलिब्रियम इज कॉल्ड स्टैटिक, अदरवाइज डायनेमिक। अगर वो रेस्ट में है तो इक्विलिब्रियम को क्या हम लोग बोलते हैं, स्टैटिक बोलते हैं।
नहीं तो फिर हम लोग क्या बोलेंगे, उसको डायनेमिक बोलेंगे। तो स्टैटिक इक्विलिब्रियम या डायनेमिक इक्विलिब्रियम दोनों का केस में क्या होता है, जो रिजल्टेंट फोर्स होता है बॉडी पे जो लग रहा है वो ज़ीरो हो जाता है। यहीं पे हम रिकॉल करवाना चाहेंगे न्यूटन्स का फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, जो क्या बोलता है, अ बॉडी इज सेड टू बी इन मोशन। ठीक है, अ बॉडी, न्यूटन्स का फर्स्ट लॉ क्या है, रिकॉल करो। अगर रिकॉल नहीं हुआ है तो अब बताते हैं। तो न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन यही है कि अ बॉडी एट रेस्ट continues to be at rest, and a body in motion continues to be in motion until and unless an external force is applied upon it to change its state of rest or that of its uniform motion। यानी कि एक बॉडी अगर रेस्ट पे है तो रेस्ट पे ही रहेगा, और अगर बॉडी एक मोशन में है तो वो मोशन में ही लगेगा विथ या स्ट्रेट लाइन, यानी कि स्ट्रेट लाइन होना ज़रूरी है। ठीक है, अगर कर्व्ड हुआ है तो फिर वहाँ पे वो यूनिफॉर्म मोशन नहीं है वो। तो इफ़ इट कंटिन्यूज़ टू बी इन अ स्टेट ऑफ रेस्ट, या तो वो रेस्ट पे है, या इफ़ इट कंटिन्यूज़ टू बी इन स्टेट ऑफ मोशन विथ अ स्ट्रेट लाइन, जो मोशन में है विथ अ स्ट्रेट लाइन, ये चीज़ हो गया। तो ये था। अब इक्विलिब्रियम का भी हम लोगों ने पढ़ लिया, इक्विलिब्रियम क्या होता है। तो अब आते हैं इस लाइन पे, हेंस अ बॉडी कैन बी ब्रॉट टू इक्विलिब्रियम बाय अप्लाइंग अ फोर्स इक्वल टू इट्स वेट इन द। तो बॉडी को इक्विलिब्रियम में कब ला सकते हैं, उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी पे कितना वेट लग रहा है उतना ही वेट उस पर अपोजिट डायरेक्शन में लगा दो, अपवर्ड डायरेक्शन में, तो वो क्या हो गया, इक्विलिब्रियम में हो गया, ख़त्म कहानी। स्टैटिक इक्विलिब्रियम ऑफ इज़ ऑफ द फॉलोइंग थ्री टाइप्स। तो इसमें तीन चीज़ है, इसमें बस याद रखना है। स्टेबल इक्विलिब्रियम क्या हो गया, अगर बॉडी को हम उसके इक्विलिब्रियम से थोड़ा सा डिस्प्लेस करते हैं और फिर से वो वापस अपने इक्विलिब्रियम पोजीशन में आ जाता है, यानी कि टेंडेंसी है उसको कि अपना इक्विलिब्रियम पे ही रहे, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, स्टेबल इक्विलिब्रियम। अनस्टेबल में क्या होता है, स्लाइडली उसको डिस्प्लेस करते हैं लेकिन वो अपना इक्विलिब्रियम पे नहीं आता है और मूव करने लगता है जिधर कि हम लोगों ने फोर्स लगाया था। ठीक है, या जिधर की जिस डायरेक्शन में हम लोगों ने डिस्प्लेसमेंट किया था, तो वो क्या हो गया, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम हो गया। तो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम का केस में क्या होता है कि बॉडी का जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगा वो उसके हाईएस्ट पोजीशन में होगा। यानी कि अगर पहाड़ से, एक एग्जांपल ले लो कि पहाड़ से बॉडी को हम गिरा दे रहे हैं एक सर्कल स्टोन को सबसे ऊपर से, वो क्या हो जाएगा, एक तरह का अनस्टेबल इक्विलिब्रियम हो गया। न्यूट्रल इक्विलिब्रियम में हो गया कि स्लाइटली डिस्प्लेस तो किए हैं बॉडी को, लेकिन वो जो एप्लीकेशन ऑफ फोर्स है उसके जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में वो मूव करता है। ठीक है, तो ये हो गया न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। और न्यूट्रल इक्विलिब्रियम में जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी रहेगा वो हमेशा उसका कहाँ पर रहेगा, रिमेन्स एट द सेम हाइट। ठीक है, उसी का सेम ही हाइट पे रहेगा सेंटर ऑफ ग्रेविटी। अब क्या है कंडीशन फॉर स्टेबल इक्विलिब्रियम, स्टेबल इक्विलिब्रियम का क्या है कंडीशन जान लेते हैं। बस यही बात है कि जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है बॉडी का वो उसके मिनिमम हाइट पे होना चाहिए। स्टेबल इक्विलिब्रियम पे मिनिमम जो हाइट है बॉडी का उस पर होना चाहिए, पहला बात। और जो वर्टिकल लाइन पास करेगा सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ द बॉडी शुड पास थ्रू द बेस ऑफ द बॉडी। देखो सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो होगा बॉडी का, उससे जो वर्टिकल लाइन पास करेगा टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ, वो पास करना चाहिए उसके बेस से, उस बॉडी के बेस से। बस यही दो कंडीशन है। थैंक यू गाइज, होप सो आपको मेरी ये वीडियोस पसंद आई। अगर कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं तो गिव मी अ थम्स अप, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें चैनल को। थैंक यू।